today we will discuss about कंडेंसर। कंडेंसर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर के फंक्शन क्या हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो कंडेंसर के रिस्पेक्ट में है। कंडेंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंडेंसर क्या होता है, ठीक है। तो कंडेंसर एक्चुअली हमारा जो कंडेंसर है, कंडेंसर बेसिकली अगर हम देखें तो कंडेंसर एक तरीके का क्लोज्ड वेसल होता है। तो क्लोज्ड वेसल होता है और उसमें क्या होता है, स्टीम जो होता है वो कंडेंस होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, आपने कंडेंसर देखा होगा कि अगर हम टरबाइन पढ़े थे तो ये बॉयलर था, ये पंप था, ये बॉयलर टरबाइन ये है। यहाँ से जब कंडेंसर में जा रहा था तो एक ऐसे ट्यूब बना हुआ था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो भी आप इवापोरेटर देखते होंगे तो वो इस तरीके का होता है। तो बेसिकली आप ये कहेंगे कि कंडेंसर जो है हमारा एक क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड वेसल रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टीम जो है, इन विच स्टीम इज कंडेंस्ड। जो स्टीम होता है वो क्या होता है, कंडेंस्ड होता है बाय एब्स्ट्रैक्टिंग या फिर बाय रिजेक्टिंग व्हाट, हीट। क्लियर। हीट क्या करता है, रिजेक्ट करता है। अब जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, मेंटेन होता है, क्या मेंटेन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, लोअर होता है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे कम होता है। अगर आपने फ्रीज़ देखा होगा, आपके घरों में अगर फ्रीज है तो फ्रीज के पीछे कुछ इस तरीके का बना होता है। अगर आपने कभी नोटिस करा होगा तो आपने देखा होगा इस तरीके का, ऐसे बने रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो वो बेसिकली वो कुछ नहीं, वो क्या है, वही हमारा क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, समझिए। अगर हम फ्रीज में कैसे कूलिंग होती है, ऐसा नहीं है। अगर फ्रीज है, मान लो सपोज दिस इज़ द फ्रीज, ये एक हमारा बॉक्स है। अब हम इसमें एक कोक रख दिए, ठीक है, कोक का बॉटल बाहर से लाए, बन नहीं पा रहा है। एक कोक का बॉटल लाए, ठीक है, उसको हमने रख दिया। अब हमको इसको कोल्ड करना है। तो होता क्या है बेसिकली, इसके सराउंडिंग में हमारा जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है। अगर हम अब बात करोगे तो ये जो हमारा फ्रीज है उसके अंदर एक ट्यूब लगा रहता है, ऐसे पतला पतला ट्यूब रहता है। आपने कभी फ्रीजर ओपन करिएगा, फ्रीजर में हाथ डाल के स्लाइड करिएगा, देखिएगा आपको कुछ उभरा उभरा सा लगेगा। मतलब आपको कुछ ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कुछ पाइप है, पतली पतली सी। कभी आपने किया होगा तब पता चल रहा होगा। तो उसके थ्रू जो है बिल्कुल पतली सी ट्यूब रहती है, कॉपर ट्यूब रहती है, उसके थ्रू हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक प्रकार का, जैसे मान लो पहले तो एयर यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में अमोनिया, जिस एसी है तो उसमें आपने देखा होगा फेरॉन भी यूज़ करते हैं, अमोनिया भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे R12 R22 RAC। जब आप पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग तो आपको उस टाइम पढ़ाया जाएगा थर्ड ईयर में। तो मैं ये बता रहा था कि कूलिंग कैसे हो रही है। तो उसमें होता क्या है कि जब हमारा रेफ्रिजरेंट ऐसे फ्लो कर रहा होता है तो यहाँ से चूँकि ये हम बाहर से ला रहे होते हैं, तो जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हायर होता है। जब टेम्परेचर हायर रहता है तो क्या होता है, इधर से इधर मूव कर रहा होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो फ्लो कहाँ हो रहा है, इधर से टेम्परेचर इधर की तरफ जा रहा है। अब ये जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है ये क्या करेगा, इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और तब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक इसका टेम्परेचर क्या हो, बिल्कुल इसके टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो रेफ्रिजरेंट जो हम यूज़ करते हैं उसका ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, माइनस में होता है। तो इस तरीके से कूलिंग होती है। तो ये क्या किया, इसके जो हीट, इस बॉडी का जो हीट था उसने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ले लिया। अब ये हीट जो है हमारा जो है कंडेंसर में जा रहा है। कंडेंसर, अब ये देखो ये ऐसे है। अब यही हीट क्या होगा, जब ऐसे बाहर की तरफ आएगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ से हीट क्या होगा, बाहर ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। आपने देखा होगा फ्रीज के पीछे एसी का जो कंप्रेसर लगा होता है वो सब गर्म हवाएं फेंकती हैं बाहर को, तो हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अगर कमरे में, जिस कमरे में आप लिविंग रूम में रह रहे हैं, उसमें आप जो आपका हीट होता है, जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है कमरे का, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी है बाहर इस वजह से बढ़ रहा है। बहुत सारे अप्लाइंसेस रखे रहते हैं हमारे, जैसे स्पीकर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ्रीज हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, हीट को एक्सट्रैक्ट करती हैं, बाहर निकालती हैं, जो हमारे कमरे के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। वही जब हमारा एसी चल रहा होता है तो वही हमारे कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट इसीलिए होती है क्योंकि
टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। जब टेम्परेचर को मेंटेन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका कूलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूलिंग होने लगेगा। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन जो हीटअप होता रहता है वो उसका बहुत सारा रीजन है। तो उस तरीके से आपने रियलाइज़ किया होगा, आपने फील किया होगा कि आपको दिखा होगा कि यहाँ पे पीछे की तरफ हीट जो है, गर्म गर्म हवाएं निकलती हैं, वही हमारा हीट क्या होती है, रिजेक्ट हो रही होती है। और वो हीट कहाँ से मिल रही होती है, इस तरीके के जो है हमारा जो एब्जॉर्ब करने के लिए हम रखे रहते हैं, जो कूलिंग के लिए रखे रहते हैं, जो भी चीज़ हम रखे रहते हैं, उससे जो हीट जो है निकल के आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो आई होप कि आपको जो है कंडेंसर के कुछ पार्ट समझ में आया होगा कि कंडेंसर का बेसिकली काम ये है कि अगर हम यहाँ पे स्टीम कंडेंसर पढ़ रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं इसको स्टीम कंडेंसर, तो है क्या कि इसके जो पाइप है, ये क्लोज्ड वेसल है, इसके अंदर जो है स्टीम फ्लो कर रहा होता है, और वो स्टीम क्या करता है, उस स्टीम जो फ्लो कर रहा होता है उससे हीट क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। उसको हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, हमारा कंडेंसर का काम ये होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है, जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होना चाहिए, बिलो द एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या है इसका, अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन देख सकते हैं आप, आपके सामने है कि जब भी हमने पढ़ा था रैंकाइन साइकिल में जब डिस्कस करा था, तो ये ग्राफ आपको याद होगा इस तरीके का बना था। बेसिकली अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम ये कहें कि फ़ंक्शन बताइए, तो बेसिकली देखा जाए तो जो फंक्शन है, तो फंक्शन की बात अगर मैं करता हूँ तो देयर आर टू मेन फंक्शन होता है, दो मेन फंक्शन होता है कंडेंसर का, दो मेन फंक्शन है, ठीक है। तो द फर्स्ट फंक्शन ये होता है कि टू रिड्यूस द बैक प्रेशर कंसिडरेबली अपॉन द प्राइम मूवर, ठीक है। रिड्यूस करता है, बैक प्रेशर को रिड्यूस करता है, ठीक है, और इंक्रीज करता है वर्क आउटपुट को, रिड्यूस करता है बैक प्रेशर को और इंक्रीज करता है वर्क आउटपुट को, स्टीम जब एक्सपेंशन हो रहा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पहला हो जाएगा रिड्यूस करता है हमारा बैक प्रेशर को और इंक्रीज करता है वर्क आउटपुट को, इंक्रीज करता है वर्क आउटपुट को, इंक्रीज करता है, और रिड्यूस किसको करता है, बैक प्रेशर को, बैक प्रेशर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ये चीज़ है। अब अगर हम पीवी डायग्राम को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस यहाँ से चल रहा है, ये हमारा पोर्शन जो है यहाँ पे वर्क कंप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्रोटलिंग है, ये कंडेंसेशन है। तो बेसिकली अगर हम ऐसे देख पाएँ तो इस तरीके का हम ग्राफ बनाते हैं सिंपल सा, अगर हम इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं, समझिएगा बस, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो दिस प्रेशर जो होगा वो P2 प्रेशर होगा और दिस वन इज़ अ P1 प्रेशर। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि जो पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम है प्रेशर वॉल्यूम की। तो इसमें एक होता है नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन बोलते हैं इसको। तो वो अगर आप देखें तो इस वाले केस में ये नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब स्टीम जो सप्लाई करते हैं एट प्रेशर P1 पे, यहाँ पे जब प्रेशर P1 पे स्टीम सप्लाई कर रहे होते हैं, तो एग्जॉस्ट टेक्स प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एग्जॉस्ट होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है। जो P2 होता है हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। याद ये ध्यान रखिए, एग्जॉस्ट जब भी होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, ठीक। अब जो वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है, वर्क जो गिवन मिल रहा है, वो एरिया कौन कौन सा है जो वर्क मिल रहा है, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 to 1 ये पूरा का पूरा वर्क एरिया है, वर्क मिल रहा है। लेकिन इफ़ रिड्यूस द बैक प्रेशर मतलब समझ रहे हो, बैक प्रेशर मतलब P2 को हम बैक प्रेशर बोल रहे हैं, P2 हमारा बैक प्रेशर है। रिड्यूस, अगर बैक प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, अरे यार हमने तुमको जो पढ़ाया होगा, तुमने पढ़ाया होगा इफेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर, याद आया कुछ, रैंकाइन साइकिल में मैंने पढ़ाया था, वही चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक प्रेशर को अगर रिड्यूस करते हैं, और अगर मैं रिड्यूस करके किस तरीके से इरेज नहीं हो पाता है, इसमें इरेज की थोड़ी इशू है, अगर इसको कलर चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको आप नहीं देख पाएंगे शायद, ओके ओके ओके, सी हियर, अगर हम इसी बैक प्रेशर में जाके अगर बैक प्रेशर को रिड्यूस करते हैं माय डियर, रिड्यूस करोगे तो कहीं ये अगर ये P2 है तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा ना प्रेशर, ये हमारा क्या हो जाएगा P2 डैश। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर आप देख रहे होंगे तब, नहीं देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ बोल ही रहा हूँ। तो आपको दिखेगा, आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए, तो P2 डैश दिखेगा रिड्यूस करेंगे। तो जब हम P2 डैश को रिड्यूस करते हैं तो हमारा बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चला जाता है,
अब जो हमारा P1 है और P1 कीपिंग P1 सेम, इसको हम P1 को सेम रखेंगे और हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो देन वर्क आउटपुट विल बी गिवन बाय द एरिया, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डैश, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे 4 डैश हो जाएगा, यहाँ पे 5 डैश हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, ये आपको दिखेगा। तो वर्क आउटपुट इज ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही प्रक्रिया है जो मैंने बताया ना कि दो तरीके से फंक्शन है इसका। तो पहला फंक्शन इसका यही है, तो आपने देखा कि ऑब्वियसली वर्क आउटपुट क्या हो गया, डेफिनेटली इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे मैं बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। तो वर्क आउटपुट इंक्रीज हो गया। देन जब देखोगे तो प्रीवियस वर्क आउटपुट देखोगे तो वो क्या था, वो एडिशनल वर्क आउटपुट क्या मिल गया हमको, इतना एडिशनल मिल गया, ठीक है। और पहले इतना ही था, जब पहले इतना था इसमें कितना और ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वर्क आउटपुट ऐसे हमको इंक्रीज कर देते हैं और हमको मेनली फोकस इस पर करना है, वर्क आउटपुट इंक्रीज करने पे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस 1 मिनट पानी पी ले फिर बताते हैं। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, समझ में आ जाएगा कैसे वर्क आउटपुट इंक्रीज किया है, ठीक है। तो वर्क आउटपुट इंक्रीज हो गया। सेकंड जो केस होता है, सेकंड केस में क्या होता है, जब कंडेंसेट करते हैं, जो कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट जब भी करें, जो कंडेंस का मतलब क्या होता है, स्टीम से हीट को निकालना। किसी भी चीज़ को हीट आ रही है तो उसमें से स्टीम को, मॉइस्चर कंटेंट को मतलब हीट को रिजेक्ट कर दीजिए, कंडेंस कर दीजिए, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा। अगर हम कंडेंस, दूसरा केस है जो दूसरा फंक्शन, अगर कंडेंसेट करते हैं कंडेंस को फ्रॉम द एग्जॉस्ट स्टीम in the condenser free from the impurities and can be directly used as a feed water for the boiler without any treatment. This recovery of feed water is an incident advantage, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ, जो मेरा स्लाइड है वो दोनों डिफरेंट है। जो लिखा हुआ मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ, वो तो है ही जो लिखा हुआ है। जो मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ वो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ और वो चीज़ आपको समझना है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहाँ से इफेक्ट ऑफ बैक प्रेशर ऑन वर्क आउटपुट ऑफ स्टीम अगर कोई पूछता है, अगर आपको ये पूछा जाता है अब ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है कि अगर बैक प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं, अगर बैक प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, बैक प्रेशर विल बी डिक्रीज, देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन द वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट विल बी इंक्रीजेज। देखिए, जो मैंने इफेक्ट ऑफ रैंकाइन साइकिल पढ़ाते वक्त जब मैंने आपको बताया था इफेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ जो है इवापोरेटर प्रेशर, तो ये जब चीज़ें कंडीशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, क्या कांस्टेंट रखना है। तो वो सब वहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उस लेवल तक तो एक्टिव नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर आप उस लेवल तक तैयारी करके रखते हैं तो उसके नीचे जो क्वेश्चन आएगा वो आप ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है कि जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने जो पेपर बनाया था उस पेपर में मैंने जो है क्वेश्चंस नंबर नहीं डाले थे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता तो उसमें 2 प्रोबेबिलिटी होगी। देखो, 2 चीज़ें होती हैं कि जब बच्चे चीटिंग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर बोलते हैं 1 2 3, तो ऐसा नहीं है। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला तो कोई बच्चा क्वेश्चन उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा। तो ऐसा एक ही ट्यूब में नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला जाए, बट क्वेश्चन नंबर को वो क्या करेंगे, वो सफल कर देंगे। क्या कर देंगे? सफल कर देंगे। मतलब हर एक सेट में क्वेश्चन नंबर वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन नंबरिंग डिफरेंट रहेगी। तो इसको कीप इन माइंड, इसको ध्यान में रखना। जो मेरे अपने बच्चों ने चीटिंग करते हुए गलती करी है मैं उसको बता दे रहा हूँ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ऑप्शंस, वो मैंने सफल कर दिया था, सारे ऑप्शन सफल थे। अगर किसी के क्वेश्चन में, किसी के सेट में अगर ऑप्शन ए आंसर है तो किसी में वो डी आंसर हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन किसी के भी सेट में वो सेम आंसर नहीं होगा। मतलब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो बोलें कि हाँ ये आंसर है तो वही उसके में हो, ऐसा नहीं है। तो आप जब भी डिस्कस करें डेटा बोलें, डेटा को बताएं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, मुझे बताना नहीं चाहिए था बट ट्वीटली बता दी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मेरे एग्ज़ाम देने जाएंगे।
तो मैं आप लोगों को जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आप लोगों की थोड़ी बहुत क्वालिटी मुझे पता है कि आप इस काम को अंजाम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मैं सोचा हूँ बता दूँ आपको। ओके, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि एक हेडिंग है कि आपको एलिमेंट्स, अगर मैं बात करूँ इसको अभी ना ध्यान दें, इस पर ना ध्यान दें। एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ द स्टीम कंडेंसर, स्टीम कंडेंसर कोई एलिमेंट्स के बारे में पूछता है कि स्टीम कंडेंसिंग जब होता है, अगर कोई कंडेंसिंग प्लांट है तो उसमें कौन कौन से उसके कंपोनेंट होंगे। तो स्टीम पावर प्लांट जो होता है वो कंडेंसर है, यूजिंग अ कंडेंसर। अगर कंडेंसर को यूज कर रहा है तो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्टीम कंडेंसिंग प्लांट आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है, वो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कितने कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। तो सबसे पहले तो कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर है, तो कंडेंसर एक क्लोज वेजल है, बता चुका हूँ, हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। वो क्या करता है, विच स्टीम कमिंग फ्रॉम द टरबाइन से स्टीम उसके अंदर आता है और वो कंडेंस करता है। कंडेंस कैसे करता है, इस हीट को बाहर निकाल देता है उसके बाय कूलिंग वाटर, ठीक है। समझना बहुत आसान है, मैं इतने प्यार से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल भूलेगा नहीं। सबसे पहला एलिमेंट ऑफ स्टीम कंडेंसिंग प्लांट की बात करेंगे तो कंडेंसर है। अब भैया कंडेंसर क्या है, कंडेंसर एक क्लोज्ड वेसल है। वो क्या होता है, वो टरबाइन से क्या होता है कि टरबाइन से जो है स्टीम निकलती है, गर्म एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है, वो जाती है कंडेंसर में। जब वो कंडेंसर में जा रही होती है तो कंडेंसर में जाती है तो ड्यू टू कूलिंग वाटर के थ्रू क्या होता है, ये कंडेंस हो जाती है। उसका हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वेयर द प्रेशर क्या होता है, मेंटेन रहता है बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपका कंडेंसर। जब भी कोई पूछता है कि व्हाट इज कंडेंसर, बेटा डिफाइन कंडेंसर या व्हाट इज कंडेंसर, तो आप बताएंगे कंडेंसर सर इज वेजल टाइप्स डिवाइस होता है, या फिर आप बोलेंगे क्लोज्ड वेजल हीट एक्सचेंजर होता है, इन विच स्टीम कम्स फ्रॉम द टरबाइन एंड पासेस थ्रू द कंडेंसर एंड देन इट इज एब्स्ट्रैक्टिंग बाय द कूलिंग वाटर, ठीक, वेयर द प्रेशर इज मेंटेन एट द बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप हिंदी में बताइए कि सर कंडेंसर क्या होता है, कि टरबाइन से ही जो हमारा स्टीम एग्जॉस्ट होता है वो कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में आने के बाद उसका हीट रिजेक्ट होता है बाय द कूलिंग वाटर, हम उसको फ्लो कर रहा होता है, उसमें हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देता है। एटमॉस्फेयर में जब भेज रहा होता है तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है और जो हमारा कंडेंसर का प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस होता है। कंडेंसर का प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हमारा कंडेंसर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आता है कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप। कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप, तो वो कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप क्या होता है, जो कोल्ड वाटर होता है वो फ्रॉम द कूलिंग टावर कहाँ से आता है। ऐसा तो है नहीं कि आप पंप लगा दिए वहाँ पे मोटर लगा दिए चल रहा है, तो उसमें कूलिंग टावर लगा रहता है। कूलिंग टावर से क्या होता है, कोल्ड वाटर आता है, वो सर्कुलेट होता रहता है थ्रू द कंडेंसर बाय दिस पंप। अब पंप की कूलिंग, आपने अगर सिटी मॉल गए होंगे तो आपने देखा होगा कूलिंग टावर वहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कूलिंग टावर है वहाँ से कोल्ड वाटर जो है, कोल्ड वाटर फ्रॉम द कूलिंग वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर, ठीक है, बाय दिस पंप। कैसे, एक पंप होता है उसके थ्रू पूरा कूलिंग वाटर जो होता है वो जो है कोल्ड वाटर को सर्कुलेट करता है। अब चूँकि पंप जो है, पंप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पंप जो है बेसिकली पंप इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर, ठीक है। पंप रिक्वायर्ड नहीं, तभी रिक्वायर्ड है जब वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तब हम रिक्वायर्ड, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। कूलिंग टावर से वाटर को जो है फ्लो कर रहा होगा, बट इफ़ वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर इज़ नॉट रिसर्कुलेटेड। जब अगर हम देखें तो कूलिंग वाटर का, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर हम कूलिंग वाटर है, सॉरी कूलिंग टावर है, तो कूलिंग टावर है तो आपको पंप की ज़रूरत नहीं है, बट हम पंप रखेंगे। पंप इसलिए रखेंगे अगर इन केस रिसर्कुलेट नहीं हो पा रहा है फ्लूड अगर वाटर रिसर्कुलेट नहीं हो रहा है तो हम उस टाइम पंप का यूज़ करके उसको रिसर्कुलेट कर देंगे, फिर अलग से उसको बंद कर देंगे हालांकि। तो वो हमारा होता है कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप, दूसरा एलिमेंट है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। फिर आता है मेकअप वाटर पंप। अब ये क्या होता है, ये ऐसा पंप है जो सर्कुलेट करता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर को थ्रू द कंडेंसर, ठीक है। मेकअप वाटर पंप का मतलब समझिए कि पंप सर्कुलेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू द कंडेंसर। पंप सर्कुलेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू द कंडेंसर। मेकअप अगर पंप की हम बात करते हैं तो वे बस आप इतना जानिए कि उसका काम ये है कि वो सर्कुलेट करता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर को थ्रू द कंडेंसर। फिर अगला जो कंपोनेंट आता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। तो ये जो बेसिकली जो ये होता है कि इसमें का जो फंक्शन ऑफ कंडेंसेट पंप होता है वो क्या करता है, इज़ टू एक्सट्रैक्ट द कंडेंसेट। देखो बेसिकली कंडेंसेट का मतलब यही हो गया कि हीट को निकाल के बाहर कर देना, ठीक है। कंडेंसेट करता है फ्रॉम द कंडेंसर वेयर द प्रेशर इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडेंसर की जब भी बात करोगे तो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फीड इट टू द हॉट वेल वेयर द प्रेशर इज एट एटमॉस्फेरिक लेवल। गेटिंग माई पॉइंट।
मुझे पूरा उम्मीद है कि ये समझ में आना चाहिए। फिर आपका अगला जो पाँचवा आता है वो होता है हॉट वेल। हॉट वेल मैं लिखते चल रहा हूँ। पहला था द फर्स्ट वन इज़ कंडेंसर। कंडेंसर अगर कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंडेंसर। सेकंड वन इज़ द कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप। थर्ड वन इज़ मेकअप वाटर पंप। फोर्थ वन इज़ कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। फिफ्थ वन इज़ हॉट वेल। हॉट वेल का मतलब क्या है कि एक सम्प है, एक ऐसे सम्प टाइप का होता है बिटवीन द कंडेंसर एंड द बॉयलर। कंडेंसर और बॉयलर के बीच में एक सम्प बना होता है, और जो सम्प होता है उसमें क्या होता है बेसिकली जो बॉयलर और कंडेंसर के बीच में वो सम्प लगा रहता है, और जहाँ पे वो कंडेंस होके कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर इज कलेक्टेड। कंडेंस होता है और कंडेंसर से आके वहाँ पे कलेक्ट होता है। वेल मतलब कुआँ ही समझिए आप तरीके से, वो सम्प टाइप का बना रहता है जहाँ पे वो इकट्ठा होता है, लेकिन वो कहाँ लगा रहता है, वो कंडेंसर और बॉयलर के बीच में लगा रहता है, वेयर द कंडेंस्ड कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर इज कलेक्टेड। फिर अगला आता है आपका वो है एयर एक्सट्रैक्शन पंप। एयर एक्सट्रैक्शन पंप, तो उसमें क्या होता है, द फंक्शन ऑफ एयर एक्सट्रैक्शन पंप इज टू एक्सट्रैक्ट द एयर विच हैज़ लीक्ड इनटू द कंडेंसर बाय वेरियस पाथ्स टू मेंटेन द रिक्वायर्ड वैक्यूम इनसाइड। बस आप इतना जानिए कि एयर एक्सट्रैक्शन पंप का मेन काम ये है कि एयर को एक्सट्रैक्शन पंप होता है जो एक्सट्रैक्ट करता है एयर को जहाँ पे लीकेज होता है, पता चल जाता है। फिर आता है आपका बॉयलर फीड पंप। फिर आपका आता है बॉयलर फीड पंप। अब सिंपल सा है, पंप है तो समझ में आ रहा है काम क्या होगा। पंप टू द कंडेंस्ड फ्रॉम वाटर हॉट वेल इनटू द बॉयलर। क्या काम होता है, जो हॉट वेल सम्प होता है जो कच्छ में इकट्ठा होता है, वहाँ से हमको कहाँ पे सप्लाई करते हैं, बॉयलर में, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ कंडेंस्ड अबव द बॉयलर प्रेशर। ठीक। फिर लास्ट में आपका कूलिंग टावर आता है। तो कूलिंग टावर को और अच्छे से आप पढ़ेंगे, आरएसी जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो कूलिंग टावर का मेन काम क्या है, एसेंशियल होता है व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम द रिवर थ्रू आउट द। पता ही है कूलिंग टावर में वाटर का कितना शॉर्टेज हमारे देश में हो रहा है जगह जगह पे। क्योंकि गोरखपुर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि गोरखपुर में क्या है कि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि मासिन राम कहाँ है, कौन सा है, तो वो गोरखपुर है। गोरखपुर में हर जगह से, उत्तर प्रदेश के हर एरिया से सबसे ज़्यादा बारिश हमारे गोरखपुर में होती है। ठीक है, तो इस स्पेशली थोड़ा सा हम इस मामले में हम लोग लकी हैं कि हम लोग को थोड़ा पानी का इतना ज़्यादा शॉर्टेज का इशूज़ नहीं होगा लंबे टाइम तक, बिकॉज बारिश का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होता है। ठीक है, इन केस ऑफ यूपी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैसे यूपी क्या, वैसे भी ओवरऑल देखेंगे तो बारिश जो है देखा जाए तो भारत में तो आप जान ही रहेंगे मासिन राम में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में या फिर ऐसे आसपास जिलों में देखेंगे तो आपको यहीं पे होता है। तो कूलिंग टावर का मेन काम क्या है, एसेंशियल व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम द रिवर थ्रू आउट द ईयर। तुम जानते हो मेन फंक्शन क्या है कि टू कूल द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर इंस्टेंट डिस्चार्जिंग टू। बेसिकली कूलिंग टावर का मतलब ये है कि जो हॉट वाटर हमारा जो हॉट वाटर है, जो हमारा कंडेंसर से हॉट वाटर निकल के आ रहा है, या तो वो वेस्ट हो जाए, बाहर चला जाए, या तो हम उसको जो है रिसर्कुलेट करके दोबारा इसको यूज कर लें। तो हम उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं, उसको हम यूज करते हैं। इस तरीके से हॉट वाटर जो होता है वो कूल्ड होता रहता है बाई इवापोरेटिंग कूलिंग। तो ये बेटा जो हमने आपको बताया, ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं, जो कंपोनेंट हमारे एसेंशियल्स कंपोनेंट हैं एलिमेंट्स के, जो हमें डिस्कस करने थे, वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बता लेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर के मेन फंक्शन क्या होते हैं, फिर आप बता लेंगे उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता ले जाएंगे। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप बता ले जाएंगे। ठीक है। फिर आता है कंडेंसर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, स्टीम कंडेंसर में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, जेट कंडेंसर और जो आपका सरफेस कंडेंसर। दो चीज़ में कंडेंसर क्लासिफाई हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवापोरेटिव कंडेंसर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा सरफेस कंडेंसर होता है और जो हमारा जेट कंडेंसर होता है, वो भी उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कंडेंसर है उसको हम देख पाते हैं, तो वहाँ देख पाते हैं कि एयर कूल्ड कंडेंसर है। तो उसका टाइप क्या होगा, नेचुरल। तो नेचुरल तो सबको बता चुका हूँ, फ्री गिफ्ट, फोर्स
एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर्ड, वाटर कूलेंट, डबल पाइप ट्यूब, सेल एंड कॉयल, सेल एंड ट्यूब एंड इवापोरेटिव कंडेंसर। तो ये कंडेंसर के टाइप्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बुक में थोड़ा डिफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन आपसे कंफ्यूज मत हो। सेल एंड सेल कॉयल, ये हमारे जो है कंडेंसर की क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं, आप वहाँ से देख लीजिए उसको। जरा मैं सिलेबस को एक बार देखना चाहता हूँ, मैं देख लेता हूँ आप लोग उसको। एक सेकंड, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कंडेंसर के बारे में क्या क्या है, कंडेंसर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, सारी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है।